अभी भी जारी है। इस बीच ईरान की ओर से बड़ा दावा किया गया है। ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर अमेरिका की ओर से हमला होता है तो हमारे पास 1000 ऐसे ड्रोन तैयार हैं जो जमीन से लेकर समुद्र तक ऐसी चोट पहुंचाएंगे अमेरिका को कि वो जीवन भर भूल नहीं पाएगा। तो मध्य पूर्व में हालात जैसे बिगड़ते जा रहे हैं और जंग की संभावना जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, उसी चीज को लेकर आज हम बात करने वाले हैं। हमारे पास कई सारे से सवाल हैं जो ईरान और अमेरिका के बढ़ते तनाव को लेकर हैं और उन सवालों के जवाब हम अपने मेहमानों से लेने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम वैभव है और आप देख रहे हैं तर्कश। स्टूडियो से ही सबसे पहले हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं नागेंद्र सिंह जी और इसके साथ ही मेहमान जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे करवा देता हूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेजर समरपाल तूर जो रक्षा विशेषज्ञ हैं, इसके साथ ही कर्नल संजीत सिरोही सर भी हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, वो भी रक्षा विशेषज्ञ हैं। इसके साथ ही हर्ष दहिया जी भी जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। और तो सबसे पहले हम मेजर साहब के पास ही चलेंगे। मेजर साहब, ईरान झुकने को तैयार नहीं है। अगर अमेरिका की ओर से कोई भी ऐसा कदम उठाया गया जो ईरानी हितों के खिलाफ होगा तो ईरान उसका जवाबी हमला जरूर करेगा। देखिए वैभव, ईरान को ये उनको पुख्ता इंटेलिजेंस मिल रही है लाइव रियल टाइम रशिया से, चाइना के द्वारा, और उनकी जो सैटेलाइट बैंडविड्थ की अवेलेबिलिटी और अपलिंक इनके ड्रोन्स को ऑपरेशनल रखने के लिए वो उपलब्ध कर दी गई है। और जो इनकी ऑपरेटिंग रेंज है वो एक्सटेंड हो चुकी है काफी हजारों किलोमीटर तक। तो मतलब ये है कि ईरान ने अपने जितनी भी न्यूक्लियर साइट्स बनाई थी उन्होंने GBU-57 बॉम्ब्स और उससे भी एडवांस्ड बॉम्ब्स को लेके ही अपने न्यूक्लियर फैसिलिटीज की जो गहराई है जमीन के नीचे उसको उसके मुताबिक बनाया गया है ताकि नुकसान ना हो सके। और ये वो रिजीम है जिसने IRGC को रेडिकलाइज करके रखा है। IRGC एक फिदाइन दस्ता है, एक सुसाइड दस्ता है, और वो आखिरी दम तक लड़ेगा। और ये नहीं कि ये बहुत ही छोटी टुकड़ी नहीं है, ये हजारों की तादाद में है और ये काफी सफिशिएंटली वेल ट्रेन्ड है। ये इनके लोग अलग अलग टेक्निकल कोर्सेज के लिए चाइना और बाकी अदर कंट्रीज में भी गए हैं और ट्रेनिंग लेके वापस आए हैं। और ये टैक्टिकली साउंड है और ऐसे नहीं है कि अगर ये लड़ाई लगेगी तो ये वन साइडेड अफेयर नहीं होगा। यहां पे दो टेक्नोलॉजीज की आपस में भिड़त होगी और ये जो टेक्नोलॉजी ईरान के पास है ये नॉर्थ कोरिया, चाइना, रशिया का मिश्रण इकट्ठा मिला के इन्होंने अपग्रेडेड वर्जन्स अपने ड्रोन के लाए हैं। ये वही मुल्क है जिसने मेजर साहब, थोड़ा इन ड्रोन्स के बारे में बताइए, इनकी क्या खासियत है और अगर सच में युद्ध होता है तो ये किस तरह से अमेरिका को नुकसान पहुंचा सकते हैं? क्या मिडिल ईस्ट में जो अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं वहां तक इनकी पहुंच हो सकती है? देखिए, इनके जितने भी ड्रोन्स इन्होंने वेरिएंट बनाए हैं इनकी रेंजेस लगभग 2000 किलोमीटर से ज्यादा तक का है। कि जैसे कि शाहिद सीरीज की जो इनके ड्रोन्स हैं, तो शाहिद सीरीज के जो ड्रोन्स हैं इनके 450 किलोमीटर की रेंज तक है। ठीक है, 250 किलोमीटर की रेंज तक है, 2000 किलोमीटर तक का इनका है। US RQ-170 करके जो ड्रोन है उसका इन्होंने रिवर्स इंजीनियरिंग करके बनाया है जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। मतलब कि जितना डिस्टेंस ईरान से इजराइल का है उतना 2 गुना ज्यादा वो डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। और इनमें कई ड्रोन हैं जो कि जिनकी लोड कैरिंग कैपेसिटी 500 केजी तक है और ये एमुनिशन से लैस हैं। कईयों में बॉम्ब्स लगे हुए हैं, कईयों में ये सुसाइड ड्रोन्स लगे हुए हैं, सर्वेलेंस ड्रोन्स हैं। तो ज्यादातर इनके पास मेल ड्रोन्स होते हैं जिसका मतलब है मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस। तो इनके मेल ड्रोन सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं, इनमें मिसाइलें लगी रहती हैं, अलग अलग प्रकार की बॉम्ब्स लगे रहते हैं और ये ज्यादा देर काफी घंटे हवा के अंदर भी ये फ्लाई कर सकते हैं और अनडिटेक्टेड। तो मैं ये बोल रहा हूं कि आप ईरान की जो ड्रोन टेक्नोलॉजी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो इनकी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है खोरम शहर एक ऐसी मिसाइल है जो MIRV मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्रेंट व्हीकल की टेक्नोलॉजी से लैस है जिसके अंदर की एक ही लॉन्चिंग मिसाइल सिस्टम के अंदर
खुर्रम शहर के 10 और मिसाइलें फिट हो सकती हैं, और ये मिसाइलें आखिरी मोमेंट पे दुश्मन के टारगेट एरिया के ऊपर आके ये फैलती हैं, और इन्हें इंटरसेप्ट करना ना के बराबर है। ऊपर से फिर इनके पास क्रिजाल है, इनके पास ऑर्शनिक भी है रशिया की, और आप हैरान नहीं होइएगा कि इनके पास चाइना की डोंग फेंग सीरीज की भी सुपरसोनिक मिसाइल्स होंगी, मैं दावे और के साथ कह सकता हूं। और टूर साहब, सबसे पेची, हाँ आप जी, बोल रहे ऑर्शनिक, ऑर्शनिक ईरान के पास रशिया ने पहुंचा दिया है ऑलरेडी। ऐसे एक और मैं बड़ी बात आपको है। बता रहा हूं कि आप हैरान मत होइएगा कि जी, इसलिए मैंने अगर, पूछा। नहीं देखिए, इनके पास शदाब है, इनके पास खुर्रम शहर है, ये इनकी मेन स्टे मिसाइल्स हैं, पर जिस तरीके से ये अभी चाइना से जो फ्लाइट्स आ रही हैं, लैंड हो रही है ईरान में लगातार, और जिस तरीके से रशिया का बैकअप सपोर्ट है, तो देखिए, एक चीज हम तय कर लें कि जो धोखा चाइना और रशिया के साथ वेनेजुएला में हुआ, क्योंकि वेनेजुएला की आवाम बिक चुकी थी अमरीकियों के हाथ, पर यह ईरान में नहीं होने वाला है। ईरान में वापस लड़ाई लड़ी जाएगी, और काफी कट्टरता के साथ लड़ाई लड़ी लड़ी जाएगी, लेकिन और बहुत बड़ा मरना नहीं करता। स्टेटमेंट, बहुत बड़ा स्टेटमेंट आज ट्रंप ने सुबह सुबह, भारत की सुबह वहां की रात, उन्होंने बोला कि मिलिट्री एक्शन की जरूरत ही नहीं है। अब आप इतने सारे जो है युद्ध पोत लाते हैं, इतने डिस्टेंस से साउथ चाइना सी से आप यहां तक लेकर के आए, तो ये पूरा मामला अभी समझ में नहीं आ रहा। पिछली बार बात हो रही थी, दहिया साहब ने बोला था ट्रंप इज अनप्रिडिक्टेबल। तो अब मेरा सवाल ये है, तीनों विश्लेषकों से है, कि अब ये ट्रंप ने ऐसा क्यों बोला कि अब तो इसकी जरूरत ही नहीं है। एक और स्टेटमेंट है साहब कि हम स्ट्राइक अगर करना हो तो पनडुब्बियों को, सबमरीन्स को हमें ईरान के पास रखने की जरूरत ही नहीं है, हम तो यूएस की टेरिटरी से भी हमला कर सकते हैं ईरान पर। लेकिन ट्रंप की तो थू थू हो रही है, क्योंकि उन्होंने इतनी धमकी दी, हर बार उनकी डिमांड्स बदलती रही, और अब जैसे जैसे प्रोटेस्ट वहां पे आईआरजीसी ने कंट्रोल कर लिया है, अब वो बोलते हैं कि हम तो अटैक करने की अभी जरूरत ही नहीं है। ये चल क्या रहा है, थोड़ा सा दर्शकों को समझाइए प्लीज। ये मेजर सवाल साहब, किसके लिए है, मेरे नागेंद्र? किससे सवाल है ये? मेजर साहब सर जवाब बारी दीजिए, बारी उसके बाद से सबके पास जाएंगे। सिरोही सर आपके पास आ रहे जी। हैं। मेजर साहब छोटा सा जवाब दीजिए, उसके बाद हम सिरोही सर के पास चलेंगे। ये सवाल का मैं ये जवाब दे सकता हूं कि 40,000 स्टारलिंक जब्त हुए हैं, और मुसाड के एजेंट्स जो डायरेक्टली इन्वॉल्व थे या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे, उन्हें छांट छांट के उन्हें एग्जीक्यूट किया जा रहा है, उन्हें अरेस्ट नहीं किया जा रहा, जैसे ही उन्हें धड़ दबोच रहे हैं साथ ही साथ उन्हें एलिमिनेट किया जा रहा है। तो आप देखें कि कितनी गहराई के साथ ईरान ने, ये खबर मौजूद थी उनके पास कि स्टारलिंक स्मगल हो चुके हैं, उन्हें ये खबर थी, उनकी खबरी हर एक टेलीग्राम ग्रुप के अंदर शामिल थे, इनके व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर इनके खबरी शामिल थे आईआरजीसी के, और इन्होंने ये प्रोटेस्ट को होने दिया। ये नहीं कह सकते कि अचानक उनके लिए ये सरप्राइज था, ये उन्होंने बकायदा अनफोल्ड होने दिया, ताकि वंस एंड फॉर ऑल फाइनल तौर पे इनको ये सारे चेहरे बाहर एक्सपोज हों कि ये किन किन ने ये हरकत की है, और किन किन ने साजिश रची है ये खोमेनी की रिजीम के खिलाफ। और उसके बदले अब जिस तरीके से इन्होंने इराक से मिलिशिया को बुलाया, और जिस तरीके से वो आंकड़े आ रहे हैं कि 30,000 का आंकड़ा बताया जा रहा है, बट ये अनकंफर्म्ड है, पर इतना तय है कि लोग खुले आम सड़कों पे मारे जा रहे हैं, उन्हें एप्रीहेंड किया जा रहा है, और धड़ धड़ दबोचने की कार्रवाई जारी है। और जो टेक्नोलॉजी रशिया ने मुहैया कराई ईरान को कि वो स्टारलिंक को डिटेक्ट कर सके, क्योंकि रशिया ये सफर कर रहा है यूक्रेन में, स्टारलिंक की वजह से उसको बहुत ज्यादा सफर करना पड़ रहा है, तो उसकी वजह से उन्होंने स्टारलिंक के डिटेक्शन वाली इक्विपमेंट और मशीनें मुहैया कराई, जिसकी वजह से ये पूरी मूवमेंट और चाल फेल हो गई। और एक अटैक होना था पिछले हफ्ते, जो कि नेतन्याहू ने मना कर दिया कि अभी आप हमले पे मत जाओ, तो अभी फिलहाल के लिए हमला टला है। पर जिस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि उन्हें घुसने की जरूरत नहीं, तो देखिए डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम्स आ गए हैं, लेजर गाइडेड आ गए हैं, माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी आ गई है,
ठीक है, फ्रीक्वेंसी बेस्ड वेपन सिस्टम्स आ गए हैं, बिना गोली चलाए यू कैन नॉट, आप इन हथियारों को देख नहीं सकते हो, इन हथियारों में कोई आवाज नहीं है, और ये उतनी घातक है और एक चलते फिरते इंसान को भी मार सकते हैं। बिल्कुल तो मेजर देखिए, साहब का ये एक एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड होएगा फॉर फ्यूचर वेपन्स फॉर यूएसए। कर्नल सिरोही सर के पास चलते हैं। सिरोही सर, आपके पास क्या जानकारी है अभी अमेरिका और ईरान के बीच जो तनाव जारी है, और जैसा कि अभी मेजर साहब बता रहे थे, आपको क्या लगता है कि रूस और चीन की ओर से मदद दी जा रही है ईरान को कि आप तैयार रहिए, कुछ भी होता है तो उसके जवाबी कार्रवाई के लिए, पलटवार के लिए? बिल्कुल ऋषभ जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं मेजर साहब। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जैसा मेजर साहब ने बताया कि वेनेजुएला के केस में उनको इस चीज की उम्मीद नहीं थी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब इतना बड़ा एक्शन लेंगे, तो इसलिए वेनेजुएला के केस में वो ज्यादा नहीं कर पाए। लेकिन ईरान के केस में, क्योंकि अगर ईरान भी उनके हाथ से निकल जाता है या ईरान के ऊपर ऐसा कुछ होता है जिससे रशिया की और चाइना की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि लोगों को पता लगेगा कि वेनेजुएला के साथ रशिया और चाइना के अच्छे ताल्लुकात थे, वहां रशिया चाइना ने कुछ नहीं किया। ईरान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, बल्कि ईरान ने तो जो है रशिया की यूक्रेन रशिया वॉर में ड्रोन्स के साथ बाकी चीजों के साथ खूब मदद की है। और उसके बावजूद अगर ईरान के साथ ऐसा ही होता है जो वेनेजुएला के साथ हुआ था, तो रशिया की और चाइना की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है। तो उस केस में रशिया ने शायद इतने हथियार ना भेजे हो। अब ये ऑर्सनिक मिसाइल्स का जो मेरे साहब बता रहे थे, उसका पुख्ता कोई वो नहीं है, पर अगर ऐसा हो सकता है कि उन्होंने दे दिया हो। लेकिन चाइना के इसमें कोई दो राय नहीं कि चाइना ने उनको, जब से ये बिल्डअप होना शुरू हुआ है, चाइना के रोज आना वहां पे जो है हवाई जहाज उतरते ईरान में, और वो जो है उनकी तैयारी पूरी है। अब सवाल इस चीज का आता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि जी हम लड़ाई नहीं करेंगे हम, लेकिन दूसरी तरफ अपना बिल्डअप बढ़ाए जा रहे हैं। पिछले 15 दिन से उन्होंने बिल्डअप बढ़ाया है। तो इसके दो तीन कारण हैं जो मैं समझता हूं। सबसे पहले वो प्रेशराइज कर रहे हैं, वो जो है ये जो कोरेसिव सिग्नल है, मतलब डराने की कोशिश की जा रही है ईरान को, कि ईरान डर के मारे ये जो न्यूक्लियर डील जो ट्रंप साहब करना चाहते हैं, और जो इजराइल का भी मेन जो मकसद है, वो उसको जो है किसी तरीके से ईरान डर जाए और वो न्यूक्लियर पीस डील के ऊपर साइन कर दे। वो नंबर वन है। नंबर दूसरा ये है कि अगर मौका मिलते प्रोटेस्ट इतना बढ़ जाता है कि रजीम के खिलाफ, तो उस समय हमला किया जाए ताकि जो है वहां पे रजीम चेंज करा दिया जाए। और तीसरा ये देखना है कि जिस तरीके से वेनेजुएला को पूरा ब्लॉकेड करके उसके बाद वहां से जो है तेल के जितने भी शिप्स जा रहे थे उनके ऊपर रोक लगा दी। इसी तरीके से जो, क्योंकि मेन जो थ्रेट चाइना महसूस करता है अमेरिका, वो चाइना है। अब चाइना को डायरेक्टली लड़ाई नहीं लड़ सकते, चाइना को जो इनडायरेक्टली जो कमजोर करने की कोशिश है, उसकी वजह से वेनेजुएला से उनका तेल बंद कर दिया ब्लॉकेड करके। अब ऑयल से तेल लेता था चाइना, वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के चारों तरफ अगर नेवल ब्लॉकेड हो जाता है तो उसके बाद चाइना को भी तेल नहीं मिलेगा। तो ये जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब की सबसे बड़ी वो है। लेकिन इसका मैं एक चीज बताना चाहता हूं, जो मेजर साहब ने भी विस्तार में बताया है, कि वेनेजुएला ईरान नहीं है। ईरान जो है एक, ईरान की जो है आर्मी प्रोफेशनल आर्मी है, वो 8 साल तक इराक के साथ लड़ चुकी है, उनको पता है लड़ाई क्या होती है। नंबर दूसरा, उनको ये भी पता है कि उनके न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर हमला होगा, उनकी ऑयल साइट्स के ऊपर हमला होगा। तो उन्होंने पिछले, जब से उनके ऊपर सैंक्शन लगे हैं 79 से, तब से वो ईरान जो है अपने आप को, मैं ये नहीं कहता कि ईरान जो है अमेरिका से लड़ाई में जीत जाएगा, लेकिन ये ईरान अपने आप को करा कि ईरान इस लड़ाई में सरवाइव कर जाएगा और वो जो है बाकी इसको अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देगा। अमेरिका को हिट करने के पास उसकी मिसाइलें नहीं है, लेकिन अमेरिका के जो मिलिट्री बेसिस हैं उनके ऊपर हमला करेगा। कि अमेरिका के जो एलाइज हैं, खासतौर पर इजराइल है, सिरोही सर, पर हमला करेंगे। हाँ जी, एक सवाल है, सवाल का जवाब मेजर साहब से भी लेंगे और दहिया जी के पास भी चलेंगे। अमेरिका जो चाह रहा है वो ये भी चाह रहा है कि ईरान में जो मौजूदा सत्ता का स्वरूप है वो बदल जाए, खामनेई हट जाए और वहां पर उनका कोई इंसान, उनका कोई व्यक्ति जो उनके कहे अनुसार काम करे, वो बैठ जाए वहां की सत्ता में। कल बात हो रही थी, एक और सैन्य अधिकारी पूर्व थे, उन्होंने कहा था, एक बड़ी बात कही थी, उन्होंने कहा था कि खामनेई को ये डर तो है कि उन पर हमला किया जा सकता है, उन्हें मारा जा सकता है,
इसीलिए वो ईरान में अभी वो अपना ठिकाना लगातार बदल रहे हैं और बंकर में रह रहे हैं, और जो भी खुफिया एजेंसियां हैं, चाहे वो इजराइल की हो और अमेरिका की, उनके पीछे लगी हुई हैं। तो क्या ऐसी कोई संभावना बन सकती है कि अमेरिका सीधे ईरान से युद्ध में ना जाए, बस खामनेई को हटा ले जाए किसी भी तरह से? देखिए वैभव जी, खामनेई को हटाना इतना आसान नहीं है जितना वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को मदुरो को हटाना था। सबसे पहले तो ये है कि खामनेई की वेनेजुएला में, जैसे मेजर साहब ने बताया, वहां की जो सरकार, वहां की जो उनकी सिक्योरिटी थी वो बिक चुकी थी। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि किसी देश के प्रेसिडेंट को उठा लिया जाए और वहां की फौज सोती रह जाए। ये बड़े शर्म की बात है किसी भी फौज के लिए कि उनके प्रेसिडेंट को उठा लिया जाए और वो फौज कुछ ना कर सके। नंबर 1 तो वो ईरान नहीं है। नंबर 2, ये बात अलग है कि अयतुल्लाह खमेनी को पता है कि उसके ऊपर पूरी कोशिश की जाएगी उसको मारने की। तो उन्होंने अपना जो आगे सक्सेसर है उसको ऑलरेडी जो है नॉमिनेट कर दिया है। तो अगर वो किसी तरीके से बंकर के ऊपर वो बॉम्बिंग करके, अगर किसी तरीके से CIA के एजेंट लग के किसी तरीके से उनको एलिमिनेट भी कर देंगे, तो आप ये मत सोचिए कि उनको एलिमिनेट होते ही जो है रिजीम चेंज हो जाएगा और अमेरिका की मर्जी का रिजीम आ जाएगा। लेकिन सिरोही सर, हाँ जी, एक सर्वोच्च नेता के तौर पर, सुप्रीम लीडर के तौर पर जितनी खामनेई की स्वीकार्यता है ईरान में, क्या उनके उत्तराधिकारी की भी उतनी ही होगी? देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं कि जो उनकी IRGC है, ये कोई छोटी मोटी टुकड़ी नहीं है। ये कम से कम 1.5 लाख से लेके 1,90,000 लोग हैं और ये टोटली रेडिकलाइज्ड है और ये प्रो जो है इस्लामिक जो इनकी स्टेट है उसके साथ है। तो अगर किसी वजह से खमेनी को मार दिया जाता है या उनके सक्सेसर के ऊपर भी कुछ हमला होता है, तो ये जो IRGC है ये इतनी आसानी से अमेरिका को वहां पे रजीम चेंज नहीं करने देगी। और ईरान में भी वही हाल होगा जो इराक में हुआ था सदाम हुसैन के मरने के बाद, लीबिया में गद्दाफी के मरने के बाद, यहाँ पे भी इंसर्जेंसी बढ़ जाएगी और अमेरिका के संभालने में संभाली नहीं जाएगी। तो इससे बेहतर यही होगा कि इसी रजीम के साथ अमेरिका जो है अपनी जो भी डील करनी है, डरा के, धमका के, प्यार से डील कर ले। रजीम चेंज के एक चक्कर में रहेंगे तो अमेरिका यहाँ पे इतनी बुरी तरह फंस जाएगा कि अमेरिका को निकलना मुश्किल हो जाएगा। और ये डोनाल्ड ट्रंप साहब को भी पता है, नहीं तो जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब इतना देर नहीं करते। जब बेड़ा पहुंच गया, सब कुछ हो गया, उन्होंने प्रोटेस्टर्स को ईरान में कहा कि तुम जो है गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स को, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में घुस जाओ, उनको टेक ओवर कर लो, हेल्प इज ऑन द वे। वेयर इज द हेल्प? हेल्प तो आई नहीं अभी तक। वहां पे हजारों आदमी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने मरवा दिए इस चक्कर में कि हेल्प आएगी, हेल्प आएगी। तो अमेरिका को भी पता है, अमेरिका जिस तरह अफगानिस्तान में 20 साल बाद पिट के बाहर गया था, हथियार छोड़ के भागा था, अगर ईरान में भी यही हालत करी तो ईरान में भी वही हाल होगा। और ये अमेरिका को भी पता है, ये इजराइल को भी पता है, इसलिए बार बार इजराइल भी उनको रोकने की कोशिश कर रहा है। और जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज है, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे UAE हो, चाहे कतर हो, वो सब के सब डोनाल्ड ट्रंप को कह रहे हैं कि आप जो है ये हमला मत करना। तो ये जो हमला करना इतना आसान नहीं है। हाँ, डराते रहो, सब कुछ करते रहो, लेकिन अगर हमला कर दिया तो ये जो है अमेरिका इसको हमले को जो है बाद में खामियाजा भुगतना पड़ेगा, आपका ये कहना है? बिल्कुल। दहिया जी के पास चलते हैं। दहिया जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। हर्ष दहिया जी, मध्य पूर्व में ईरान ही इकलौता ऐसा किला है जहां पर अभी अमेरिका का नियंत्रण हो नहीं पाया है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका वहां पर अभी अपने पिछले कई दशकों से अपनी मन मुताबिक सरकार नहीं बना पाया, वहां का शासक नहीं बिठा पाया है। क्या लगता है आपको, अगर अमेरिका की ओर से हमला होता है, अमेरिका और इजराइल संयुक्त हमला करते हैं, तो ईरान की जिन क्षमताओं पर अभी हम बात कर रहे थे मेजर साहब से और कर्नल साहब से, तो क्या ईरान अभी भी उतनी क्षमता आपके हिसाब से विकसित कर पाया है कि वो टिक पाएगा अमेरिका के आगे बहुत दिनों तक? देखिए वैभव जी, इसमें 2-3 पर्सपेक्टिव है। पहले तो मैं हमेशा जब भी ईरान US की बात होती है, मैं एक इंडियन पर्सपेक्टिव सामने रखता हूं दर्शकों के। जो समझना बहुत जरूरी है कि हमें यह समझना होगा कि दोनों तरफ हमारे दोस्त हैं, दोनों कंट्रीज में से, चाहे US हो गया,
चाहे ईरान हो गया, कोई हमारा दुश्मन नहीं है। तो अगर स्टेटस को बना रहे जिस तरीके से अभी वहां पे जो खमेनाई जी की, अयतुल्ला खमेनाई जी की रजीम चल रही है वो बनी रहे, वो हमारे कहीं ना कहीं हित में इसलिए है कि अगर कोई भी रजीम चेंज ऑपरेशन होता है, कोई भी वहां पे वॉर होती है, तो हमारे ऑयल नीड्स, हमारी एनर्जी नीड्स पे उस पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि हम काफी तेल हम ईरान से ले रहे हैं काफी सालों से। दूसरा फिर क्या है कि वो एक हमारा स्ट्रैटेजिक रीजनल पार्टनर भी है कुछ हद तक, कि जो वहां पे चाबहार पोर्ट है वहां पे हमारी इन्वेस्टमेंट है। और बहुत मतलब क्योंकि एक तरीके से पड़ोसी पड़ोसी देश ही मान लीजिए, बीच में पाकिस्तान पड़ता है, और 1947 से पहले तो हमारे बॉर्डर्स ईरान से टच होते थे, और हमारे बड़े ही सिविलाइजेशनल एक संबंध भी रहे हैं। तो ईरान का डिस्टेबलाइज होना ना सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट के लिए बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। जैसे कि कर्नल साहब ने भी अभी बात कही, मिडिल ईस्ट कंट्रीज भी जो हैं वो भी नहीं चाह रहे कि वहां पे रजीम चेंज ऑपरेशन या फिर कोई ग्राउंड इन्वेजन या कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन उस हिसाब से हो, क्योंकि अगर ईरान में डिस्टेबिलिटी आई तो उसके स्पिल ओवर इफेक्ट्स जो हैं वो पूरे मिडिल ईस्ट में दिखेंगे, और कहीं ना कहीं उसका फर्क इंडिया, चाइना, रशिया, यूएस सभी कंट्रीज पे पड़ेगा। देखिए, अब अगर वहां पे यूएस कोई भी ऑपरेशन करता है, चाहे रजीम चेंज हो गया, चाहे कोई अटैक हो गया, या किसी भी प्रकार का इस तरीके का वो हो गया, तो ईरान अगर उसको काउंटर अटैक में जाता है तो यूएस पे तो इतनी आसानी से हमला नहीं कर सकता। हमला कहां पे होगा? यूएस के बेसिस पे होगा जो मिडिल ईस्ट में है, या फिर जो उनके पार्टनर्स है मिडिल ईस्ट में उन पे होगा। और फिर जो रेडिकल इस्लामिक सेंटिमेंट भी है वो भी रीजन में बढ़ेगा। सभी जो दूसरी कंट्रीज के भी जो वहां पे बाशिंदे हैं उन्हें लगेगा कि भाई देखिए, जो हमारी इस्लामिक कंट्रीज हैं, चाहे यूएई हो गया, चाहे सऊदी अरेबिया हो गया, ये तो यूएस के कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं, और एक और इस्लामिक कंट्री में तख्ता पलट कर दिया गया, एक और रीजन में डिस्टेबिलिटी कर दी गई। तो ये कहीं ना कहीं इन कंट्रीज के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो इसलिए वो कंट्रीज भी नहीं चाह रहे कि यहां पे इस तरीके का कुछ हो। जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जितना मैं इस पूरे चीज को समझ पाया हूं, तो ट्रम्प ट्विटर के द्वारा, जिसको अब हम एक्स कहते हैं, पूरी पूरी यूएस रेजीम, इनफैक्ट जो ट्विटर को तो मैं मानता हूं कि एक रेजीम चेंज ऑपरेशन का सबसे बड़ा टूल था। आप अरब स्प्रिंग भी देखें, उस समय का पूरा वो देखें, जो यूएस कंट्रोल्ड सोशल मीडिया है सारा का सारा उसके थ्रू लाया गया। आज भी जो स्टारलिंक है, एक्स हो गया, जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो गए, उनको यूनाइटेड स्टेट्स एक तरीके से अपना प्रोपोगेंडा पुश करने के लिए, अपनी आइडियोलॉजी पुश करने के लिए यूज करता है। और मैं कोई एज अ एंटी यूएस उसमें नैरेटिव नहीं कह रहा, मैं बड़े प्रैक्टिकल बात से वो कह रहा हूं। यूएस हमारा बहुत अच्छा दोस्त है इंडिया का, हमें यूएस के साथ हमेशा अच्छे संबंध बना के रखने हैं। जैसा कि मैंने पिछले डिबेट में भी कहा था, जो ट्रंप साहब कह रहे हैं कि मैं हमला कर दूंगा या फिर हम रजीम चेंज कर देंगे, तो उनकी पिछली डिबेट में किसी एक्सपर्ट ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी जो मेरे को बहुत समझ में आई, कि जो यूएस की रजीम है वो जो ट्रंप कंफ्यूजन बना के रखते हैं उसको यूज कर रही है यूएस एडमिनिस्ट्रेशन। दैट इज अ स्ट्रेटेजिक अप्रोच, कि आप इतना कंफ्यूज रखिए कि अगले बंदे को यही समझ में ना आए कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। और वेनेजुएला में भैया जी बिल्कुल एक बात और अनप्रेडिक्टेबल था। होती है, कई लोगों का कहना है कि ट्रंप जानबूझकर लोगों का ध्यान भटकाना चाह रहे हैं इस वक्त, कि अमेरिका के मसले पर लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान ना रहे, वो बाकी चीजों में उलझा देते हैं, फिर चाहे ईरान वाला मसला हो या फिर ग्रीनलैंड की बात कर लेते हैं और भी कई देशों की बात कर देते हैं। और उनकी इस कोशिशों के पीछे वो एप्स्टीन फाइल को लेकर भी उनकी कई अभी तो सारी फिलहाल चाह जब होती है। ग्रीनलैंड की बात हो रही थी तब ये चल रहा था, लेकिन अभी लगता नहीं है कि लोकल कोई इशू उनका ऐसा बहुत बड़ा है। वैसे सर दाहिया जी, एक बात और है कि भारत ने ऑलरेडी ईरान से तेल लेना छोड़ दिया, वो भी अमेरिका के प्रेशर में, और ये काफ़ी पहले हो गया था। ऑफ कोर्स ये जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो इनका दावा है, उसके चक्कर में ये अलग अलग जगह पे टैरिफ्स भी लगा रहे हैं। और ऑफ कोर्स हमारी जो बात हुई थी, पिछली चर्चा इसी बात पे हो रही थी कि कितना ज़्यादा दबाव भारत झेल सकता है अमेरिका का। और ईरान के साथ उन्होंने सौदा इसीलिए बंद कर दिया क्योंकि अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए थे। जी बिल्कुल, देखिए यूएस के आगे किसी भी कंट्री का अभी इतना ज्यादा टिक पाना बिल्कुल संभव नहीं है। कहीं ना कहीं आपको थोड़ा तो उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है। ये कह देना, अब देखिए यूनाइटेड जो स्टेट्स है उसके बड़े अच्छे संबंध रहे कनाडा के साथ, उनके बड़े अच्छे संबंध रहे यूरोपियन यूनियन के साथ, नेटो कंट्रीज के साथ। जब उन कंट्रीज के साथ ही इतनी इनस्टेबिलिटी आ चुकी है, तो इंडिया और यूएस के संबंध तो इतने घनिष्ठ नहीं रहे
जितने उनके कनाडा या फिर यूरोपियन यूनियन के साथ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखिए, एक फॉरेन पॉलिसी में हमें कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ता है देखिए उस हिसाब से। कुछ कंट्रीज दया जी, जैसे कनाडा की ही बात होगी, अब वो उनके परम दुश्मन चाइना के साथ जाके वो कर रहे हैं, वहां पे डील कर रहे हैं। अब उनके अपने खुद के जो है यूके जाके वो बिल्कुल, वहां पे ब्रिटेन के चाइना के प्रधान साथ डील कर रहे हैं। तो जिसको जो डील करनी है वो तो कर ही रहा है। भारत ने भी ईयू के साथ किया। नहीं, भारत ने भी की है, भारत तो बहुत पहले से कर रहा है। आप ये देखिए, इतना ग्लोबल प्रेशर होने के बावजूद हम अपनी डोमेस्टिक मार्केट के लिए हम क्या कहते हैं, रशिया का तेल लेते रहे, ताकि क्या कहते हैं, हम अपने लोगों की नीड्स का पहले ध्यान रख सके, हम अपने नेशन की एनर्जी नीड्स का ध्यान रख सकें। तो इंडिया ने कोई ऐसा नहीं है कि भाई कोई यूएस के दबाव में आके पूरी तरीके से अपनी कोई स्ट्रैटेजी बदली हो, उस तरीके से कुछ किया हो। रशिया के साथ हमारे अच्छे संबंध रहे, अब ईरान के साथ भी हमारे अच्छे संबंध हैं, यूएस जी। के साथ हमारे अच्छे संबंध है, यूरोपियन यूनियन के साथ हमने वो संबंध बरकरार रखे। अब ये तो जो बाकी कंट्रीज भी हैं, और जो मैं मानता हूं यूनाइटेड स्टेट्स का जो वेनेजुएला में किया और जो अब ईरान में भी हो रहा है, ये कहीं ना कहीं चाइना को काउंटर करने के लिए भी है, कि चाइना की जो एनर्जी नीड्स हैं उस पे बहुत प्रभाव होता है। वो वेनेजुएला से काफी तेल ले रहे हैं, जी। तेल ले रहे थे, और ईरान से काफी तेल ले रहे थे। अगर ईरान भी अब डिस्टेबलाइज हो गया, इंस्टेबिलिटी वहां पे आ गई, तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ चाइना की हो रही है, उसके लिए जो ऑयल की नीड है, उस पे काफी फर्क पड़ेगा, कि उनकी वो एनर्जी डिमांड्स इजीली पूरी नहीं हो पाएंगी, तेल के प्राइसेस बढ़ेंगे, और कहीं ना कहीं चाइना की ग्रोथ पे उस पे असर पड़ेगा। और ग्रीनलैंड वाला भी वही है, वो इतना डोमेस्टिक इशू नहीं है कि जो जी। फाइनेंस की आप बात कर रहे हैं उसका इतना इशू मेरे को नहीं लगता। ग्रीनलैंड का भी क्या है, क्योंकि चाइना अभी 90% रेयर अर्थ मटेरियल्स को कंट्रोल करता है, तो ग्रीनलैंड भी एक स्ट्रैटेजी है, ताकि चाइना की ग्रोथ को काउंटर किया जा सके, या उनके सामने यूएस एक फोर्स बन के खड़ा हो सके, जो पिछले करीब एक दशक से बड़ा मुश्किल लग रहा था। लेकिन दहिया जी, यूएस एज अ ग्लोबल फोर्स अब वापसी कर रहा है। एक सवाल मेरा है, ट्रंप क्या बहुत ज्यादा रणनीति बनाकर काम करते हैं? क्योंकि कई सारे लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि उनका जैसा व्यक्तित्व बना हुआ है, वो कभी भी कुछ भी बोल देते हैं, लगातार वो अपने बयान बदलते रहते हैं, कल कुछ कहते हैं, आज कुछ कहेंगे, परसों कुछ और बोल देंगे। तो क्या ये उनकी रणनीति का ही हिस्सा है, या फिर अब, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि उनको गंभीरता से लेना छोड़ देना चाहिए? देखिए बाबू जी, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन बहुत स्ट्रांग है, और वो सिर्फ प्रेसिडेंट के दम पे नहीं चलती। यूएस एडमिनिस्ट्रेशन में इतने सारे पावर के ध्रुव होते हैं, तो उन सब का कुछ ना कुछ प्रभाव रहता है। जैसे कि पिछले डिबेट में भी बात हुई थी, जो एक हमारे स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट थे, उन्होंने वो जो मैंने पिछली बार भी अभी मेंशन किया, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन जो ट्रंप की पर्सनैलिटी है उसको एक स्ट्रेटेजी के तौर पे अब यूज कर रही है। अगर आप ओबामा या फिर बुश किसी का भी देखें, तो वो बड़े प्रेडिक्टेबल एक उनका वो होता था कि भाई इस तरीके का स्टेप लिया जाएगा, ये किया जाएगा, लेकिन उसके पीछे भी यूएस एडमिनिस्ट्रेशन होती थी। यूएस एडमिनिस्ट्रेशन जो इनकी एजेंसीज हैं वो डिसाइड करती हैं कि यूएस का रुख क्या रहेगा, यूएस के स्ट्रेटेजिक एक्शंस क्या रहेंगे। वरना आप ये देखिए, जो ट्रंप कहते थे कि मैं विश्व भर में वॉर रुकवा दूंगा, विश्व भर में मैं शांति लेके आऊंगा, वो इस तरीके की वॉर को परस्यू कर रहे हैं। तो ये कोई उनका पर्सनल एजेंडा तो नहीं है, ये यूएस एडमिनिस्ट्रेशन का है एजेंडा पूरा का पूरा। और प्रेसिडेंट भी यूएस एडमिनिस्ट्रेशन से इंडिपेंडेंट नहीं होता है। तो जो उनकी सरकार को, उनके एडमिनिस्ट्रेशन को जो उनके गोल्स परस्यू करने हैं वो परस्यू किए जा रहे हैं, और ट्रंप की पर्सनालिटी का उसमें फायदा उठाया जा रहा है। अच्छा, तूर साहब और सिरोही जी के पास चलेंगे। तूर साहब, पहले आप बताएं, आप कैसे देखते हैं भारत ने जो तेल खरीदना बंद किया, वो कितना प्रेशर रहता है भारत के ऊपर? अगर यूएस चाहता है, सैंक्शंस लगाते हैं और बोलते हैं कि आप बंद करिए ये बिजनेस रशिया या ईरान के साथ, तो ये कितना बड़ा प्रेशर होता है भारत के लिए एज अ कंट्री? तूर साहब, फिर जाएंगे सिरोही साहब के पास। देखें, वी शुड आस्क, मतलब मैं एक ये देखें, पब्लिक प्लेटफॉर्म है, बट हमें अपने आप से खुद से भी पूछना है कि देखें, जरूरी नहीं है दैट वी हैव टू बाय डायरेक्टली फ्रॉम रशिया। जी। अगर रशिया किसी और थर्ड कंट्री को अपने एशियन रीजन में वो ऑयल बेच रही है, तो वी विल बाय फ्रॉम दैट थर्ड कंट्री। तो जरूरी थोड़ा ना वो भी। तूर साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही सही से। जब शाह ऑफ ईरान को टॉपल करना था, क्योंकि
शाह ऑफ ईरान वाज डिमांडिंग अमेरिकन वेपन्स और सऊदी अरेबिया पे प्रेशर डाल रहा था कि आप अपने हथियार ईरान को नहीं बेचे, वो हम खरीदेंगे आप और हम ही आपका ऑयल का बिजनेस चलाएंगे। तो शाह ऑफ ईरान, पहले मैं दर्शकों को बताऊं, अमेरिका की ही बदौलत निकले और फ्रांस ने आयतुल्ला सपोर्ट दिया। तब राहुल आयतुल्ला थे, तो राहुल आयतुल्ला बैकअप दिया कि गवर्नमेंट ने इंस्टॉल किया, असाइलम भी ग्रांट। तो देखें, अगर हम सारी बातें कर ले, मुद्दा शिया वर्सेस सुन्नी ही है। अगर पाकिस्तान ने जैश-ए अदल को क्रिएट किया है टू लिक्विडेट शिया, तो एक आतंकवादी ग्रुप संगठन किया पाकिस्तान, तो जो पाकिस्तान दिखा रहा है कि दे विल, तो वी शुड नॉट बी, कुछ मिसाइल्स पाकिस्तान आके गिरेंगी अगर ये लड़ाई कॉन्फ्लिक्ट होती है। पाकिस्तान मौका कि ईरान और ये मार सके ये मारे। और देखिए, आप देखें पूरा मिडिल ईस्ट का प्रॉब्लम देखते हैं, हिजबुल्लाह की फंडिंग पूरी, जितने भी बाकी जो ग्रुप्स हैं अफ्रीका, उनकी फंडिंग भी ईरान की तरफ से, फंडिंग इज डन बाय ईरान। जी पड़ेगा, नहीं रोक पाए तो ये मोर प्रॉब्लम होने वाली है। इसलिए अब जड़ को काटना शुरू हो चुका है। जी बिल्कुल मेजर साहब, कर्नल सर के पास चलेंगे, कर्नल सिरोही सर। अभी हम ईरान को लेकर अगर बात करें तो मेजर साहब ने भी कुछ देर पहले ईरान के हालातों को लेकर भी बात कही थी कि जैसे वेनेजुएला में लोगों का उतना ज़्यादा जन समर्थन नहीं मिल पाया था वहाँ की सरकार को, लेकिन ईरान की स्थिति कुछ अलग है। वहाँ के लोग अपने सर्वोच्च नेता को बहुत ज़्यादा सम्मान देते हैं, मान देते हैं। लेकिन एक बात तो ये भी है कि ईरान में इस वक्त बेतहाशा महंगाई बढ़ी हुई है। एक ब्रेड का पैकेट लेने के लिए भी जाना पड़ रहा है लोगों को, थैले भर में पैसा भरकर। तो ऐसा नहीं हो सकता कि लोग ये भी सोच लें कि यार अमेरिका के जो दबाव की वजह से, जो भी उन्होंने प्रतिबंध लगाए हैं उसकी वजह से हमारे यहाँ इतनी महंगाई बढ़ी हुई है, अगर अमेरिका की पसंद वाली सरकार आ जाए तो हो सकता है हमें इससे राहत मिल जाए। क्योंकि एक चीज ये भी है सर कि जितने भी कंट्रीज हैं जहां पे अमेरिका का वर्चस्व है मिडिल ईस्ट में या वेस्ट एशिया में, आपका ऑफ कोर्स आपका सऊदी अरेबिया हो गया या बाकी के कंट्री, वो सारे अमीर हो गए। अब इराक को देखिए, उन्होंने उसकी दुर्दशा कर दी। तो जहां जहां जिन्होंने भी विरोध किया उसकी उन्होंने दुर्दशा कर दी, और जहां पे इनका वर्चस्व है, जहां के तेल ये खरीद पा रहे हैं अपने दामों में, तो और जिस प्रकार से वो रेट तय करते हैं, तो वहां पे काफी अच्छा जीवन लोग जी रहे हैं, जैसे कि सऊदी अरेबिया। तो क्यों ना ईरान वाले भी सोचे कि हमें भी एक अच्छी जिंदगी मिल जाए। बिल्कुल, आप जो बोल रहे हो नागेंद्र सिंह और वैभव जी जो बोल रहे हो, देखिए आइडियली ऐसा होना चाहिए, लेकिन अगर जब बात देश की आती है या देशभक्ति की बात होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो आज अब ईरान के अंदर जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, वो सैंक्शंस की वजह से। और सैंक्शन किसने लगाया? वो अमेरिका ने लगाया, और उनके जो एलाइज है यूरोपियन कंट्रीज हैं, उन्होंने जो है सैंक्शन लगाए। और सैंक्शन की वजह से जिसके ऊपर 1979 से लेके मतलब 21 और 26 47 साल से जिस कंट्री के ऊपर सैंक्शन लगे हो, तो उसकी हालत तो बदतर होएगी। उसके पास तेल है, तेल वो किसी को बेच नहीं सकता, थोड़ा बहुत तेल है जो वो चाइना खरीद लेता है, तो हालत खराब होगी। लेकिन अब ये सवाल ये सोचने का है कि इसका मतलब तो ये हुआ कि जहां जहां अमेरिका अपनी मर्जी से काम करेगा वहां खुशहाली आएगी, और जहां अमेरिका नहीं चाहेगा वहां जो है गरीबी रहेगी, बेरोजगारी रहेगी, महंगाई रहेगी। तो ये तो अब वहां के अवाम को ये फैसला लेना है। ऐसे तो भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाए गए, और उसके बावजूद भारत ने तो अमेरिका के पास गिड़गिड़ा के नहीं गए कि जी हमारे टैरिफ कम करो, टैरिफ कम करो। हमने कोई ना कोई अपनी पॉलिसी करी। तो ये तो अगर आप डर से या किसी के मेरे ऊपर सैंक्शन लग गए तो इसलिए हमको उनकी बात मान लेनी चाहिए। वो अगर बात मान लो तो फिर
आप में और जो है दूसरे आदमियों में क्या फर्क रह गया। और मैं तो कहता हूं ईरान के लोगों की मैं तारीफ करना चाहता हूं कि मिडिल ईस्ट में चारों तरफ जो आप कह रहे हैं खुशहाली देख रहे हैं सब, और उनके यहाँ जो है इतना हुआ, फिर भी उनके अंदर वो जज्बा है, वो जुनून है कि वो अपने देश के लिए फिर भी लड़ रहे। ये जो प्रोटेस्ट हुआ है, ये प्रोटेस्ट कोई गलत नहीं था, प्रोटेस्ट बिल्कुल ठीक था, और वहां की सरकार भी मानती थी कि प्रोटेस्ट ठीक है। ये तो जो है इजराइल ने, अमेरिका ने उनको अपने एजेंट्स भेज के उस प्रोटेस्ट को इतना वॉयलेंट बना दिया, जिसकी वजह से इतना जो है वहां पे खून खराबा हुआ। तो सारी जो स्टार्ट पॉइंट जो है प्रॉब्लम का, वो अमेरिका है। जिस जिस जगह पे तेल है, जिस जगह पे रजीम अमेरिका की मर्जी का नहीं है, वहां पे हर जगह ऐसा ही होगा। वेनेजुला में हुआ, इराक में हुआ, लीबिया में हुआ, और अब जो है ईरान में हो रहा है। जब अमेरिका चाहता है वो नाइजीरिया के ऊपर स्ट्राइक कर देता है। बहाना क्या है कि वहां पे जो क्रिश्चियंस के साथ जो है बुरा हाल कर रखा है। तो ये अमेरिका की दादागिरी है, और जब से डोनाल्ड ट्रंप साहब आए तब से ये दादागिरी और ज्यादा बढ़ गई है। और उसका जो है एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे टूर साहब बता रहे थे और दैया साहब भी बता रहे थे, उसको एक स्ट्रेटेजी बना दिया उन्होंने। और पहले ये काम चुपके से होता था, जो है डिस्क्रीटली होता था, अब ये काम जो है खुल के हो रहा है। ओवर्ट ऑपरेशंस हो रहे हैं। बांग्लादेश में रजीम चेंज करा दो, जहां दिल करे रजीम चेंज करा दो, ग्रीनलैंड को मान लो, उनको मान। तो ये दादागिरी है। और मेरा ये मानना है कि ईरान के लोग, हमें ठीक उनकी जो है तारीफ करनी चाहिए कि इसके बावजूद वो जो है एक सुपर पावर का मुकाबला करने के लिए तैयार है। अब ये ईरान अमेरिका वॉर में टर्की का एंट्री नजर आ रहा है। एक बड़ी खबर जो अभी आ रही है, टर्किश फॉरेन मिनिस्टर हकान फिदान, इन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि इजराइल इज ट्राइंग टू कन्विंस यूएस टू अटैक ईरान। और उन्होंने ये भी कहा है कि हम दोनों यूएस और ईरान के बीच मध्यस्थता कराना चाहते हैं। लेकिन टर्की का बड़ा, एक तरीके से मैं ये शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहता था, दोगलेपन वाला, लेकिन उनका जो रिएक्शन, जिस प्रकार से उनका पूरा इन्वॉल्वमेंट रहा है, जो हमारा भारत और पाकिस्तान के बीच जो वॉर हुई उसमें, कि उनके ड्रोन्स पाए गए, और काफ़ी बार उन्होंने बोला कि रशिया यूक्रेन की जो है मध्यस्थता उनके देश में होनी चाहिए, हुई भी और अनसक्सेसफुल रहा। नेटो के भी पार्ट है, उधर से ये एक दूसरा नेटो, इस्लामिक नेटो में भी ये घुसना चाहते हैं। तो ओवरऑल ये टर्की क्यों ये सारे स्टेटमेंट्स दे रहा है, जब ट्रंप ने बोल ही दिया कि हम एक्शन नहीं करेंगे, अब ये फिर से इजराइल का नाम ले रहे हैं और बोलते हैं कि मध्यस्थता करें। कैसे देखते हैं? देखिए, एक जैसे आपने कहा दोगलापन, मैं कहता हूं कि दूसरे की मुसीबत में जो है अपनी रोटी सेकना, ये जो है जो टर्की है उसके और इजराइल के जो है तब संबंध ठीक नहीं है। तो वो चाहता है कि ये जो है किसी तरीके से इजराइल को बैड बुक्स में लाया जाए दुनिया के सामने। तो ये सिर्फ इनकी अपनी जो है, तुर्की की हमेशा की हालत रही है कि तुर्की चाहता है कि किसी ना किसी तरह से वो लाइमलाइट में रहे। और लाइमलाइट में रहने के लिए वो, आपने देखा होगा, तालिबान और पाकिस्तान की जो मध्यस्थता कराने के लिए उनको इस्तांबुल में बुलाया और उनकी वार्ता कराई। अब वो चाह रहा है कि जी कोई भी झगड़ा होता है वो वॉलंटियर करता है, वो लाइमलाइट में रहना चाहता है। लेकिन सिरोही सर, इस लाइमलाइट के साथ ही क्या तुर्की की एक और दिली इच्छा नहीं है बहुत सालों से कि वो इस्लामिक दुनिया का नेता बने और जितने इस्लामिक मुल्कों की समस्याएं हैं सब वही सुलझाए? इसमें कोई दो राय नहीं है। वहां पे पूरा का पूरा जो है, आप इधर देखिए, पाकिस्तान ये चाहता है कि हम जो है मुस्लिम कंट्रीज के हम लीडर बने, क्योंकि वी आर दी ओनली स्टेट जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है। उधर जो है तुर्की चाहता है कि वो जो है अपना जो है उसका बोला बाला रहे मुसलमानों देशों में। उधर सऊदी अरेबिया चाहता है। तो इनका तीनों का यही चलता रहता है। अब जो ये तीनों के तीनों मिल गए हैं, सऊदी अरेबिया, तुर्की और पाकिस्तान, ये जो इस्लामिक नाटो के नाम पे जो ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो जो है वो भी काउंटर करने के लिए, इजराइल को काउंटर करने के लिए, क्योंकि जब से इजराइल ने कतर के ऊपर हमला किया था तब से जितनी ये मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज है सबको पता है कि ये जो है कभी भी जो है इजराइल हमारे ऊपर भी हमला कर सकता है अगर हमारे यहाँ हमास के या हिजबुल्लाह के टेररिस्ट मिले। एक चीज और मैं बताऊंगा, अभी आप देखिए कुछ दिन पहले एक ट्राइलेटरल मीटिंग हुई थी इजराइल, साइप्रस और ग्रीस की। तो जिस तरीके से तुर्की, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान एक इस्लामिक नाटो बनाना चाहते, इसी तरीके से साइप्रस, ग्रीस और इजराइल भी अपना एक जो है गठबंधन बनाना चाहते हैं।
और उसमें तो बल्कि उन्होंने भारत को भी आमंत्रित किया है, क्योंकि ये तो भारत वही का वाली कहावत हो गई सिरोही सर, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो ये और जियो अभी हम पॉलिटिक्स तुर्की में के इस्लामिक दुनिया का नेता बनने की उसकी ख्वाहिश पर चर्चा कर रहे थे, क्या उसी चक्कर में वो बार बार कश्मीर का नाम नहीं लेता रहता है? बिल्कुल, कश्मीर का नाम लेगा तभी तो पाकिस्तान उसके साथ दोस्ती बढ़ाएगा, तभी तो वो जो है पाकिस्तान को ड्रोन देगा। वो मैं बता रहा हूं कि जिस भी देश में, मुस्लिम देश में, सिवाय ईरान के, क्योंकि ईरान एक शिया देश है, बाकी सब सुन्नी देश है, तो जी। किसी भी सुन्नी देश में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वहां का जो है तुर्की जो है वहां का जो है चौधरी बनना चाहता है, नंबरदार बनना चाहता है, ताकि उसकी सब सुने। वैभव जी। बिल्कुल, दहिया जी के पास भी इसी सवाल को लेकर चलेंगे। दहिया जी, एक देश के रूप में और एक देश की कूटनीति अभी जैसी चल रही है, उसमें आप तुर्की को कैसे देखते हैं? वो ऐसा देखिए, जैसा सबसे व्यवहार पहले वो तो हाल के सालों में कर रहा है। कर्नल साहब ने बहुत प्रैक्टिकल बातें करी यूएस के बारे में और जियो पॉलिटिक्स के बारे में, मैं उनसे पूरी तरीके से सहमत हूं। बस उसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि इंडिया के तौर पे अगर हम इंडिया की स्ट्रैटेजी की बात करें तो मैं थोड़ा रियलिज्म में और रियल पॉलिटिक्स में बिलीव करता हूं। तो जैसे कि मैं बार बार कहता हूं कि यूएस की एक मॉनरॉय डॉक्ट्रिन रही है कि उनका जो पूरा वेस्टर्न हेमिस्फेयर है उसमें दबदबा बना रहे, खासकर उनके बैकयार्ड में। शुरू वो बैकयार्ड से हुआ था कि जो नॉर्दर्न अमेरिका और सदर्न अमेरिका की कंट्रीज हैं, जब उनके एक प्रेसिडेंट हुए मॉनरॉय, और उस टाइम पे 1800 समथिंग में, और उस टाइम पे तो इनके पास इतनी इकोनॉमिक पावर और मिलिट्री पावर नहीं थी कि ये उसको बहुत ज्यादा अपने बैकयार्ड को कंट्रोल कर पाए। तब उन्होंने ये मॉनरॉयज डॉक्ट्रिन दी थी कि अमेरिका के बैकयार्ड में किसी और देश का दखल ना हो। वेनेजुएला का भी जो ऑपरेशन है वो उसी का एक नतीजा है कि उन्होंने जहां पे रशिया और चाइना की चलती थी वहां पे अपना क्या कहते हैं सिक्का खेला और उनकी कठपुतली को हटाया। वही बात इंडिया की जब आती है तो मैं ये सोचता हूं कि हमें अपने स्ट्रैटेजिक जो गोल्स हैं उनको परस्यू करना चाहिए, खासकर हमारे बैकयार्ड में। हमारा बैकयार्ड क्या हुआ? हमारा इमीडिएट नेबरहुड, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान फॉर दैट मैटर, कि इन स्टेट्स में हमारे प्रो इंडिया एक तरीके से सरकार रहे और किसी और देश का बहुत ज्यादा दखल ना हो, चाहे वहां पे पक्ष हो विपक्ष हो, वो कहीं ना कहीं भारत के हितों की तरफ देखे, हमारे हित में वो चले। अब यहीं पे जैसे ईरान में भी है, ईरान की उसमें भी परिस्थिति में भी हमें बड़ा रियलिस्ट बनना पड़ेगा कि चाहे वहां पे सेम सरकार रहती है, चाहे तख्ता पलट होता है, हमारा फोकस ये होना चाहिए कि इंडिया के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है। और जहां तक बात रही यूएस के पावर की, देखिए यूएस के खिलाफ खड़ा होना, वो कर्नल साहब ने इतने सारे एग्जाम्पल दे दिए, हम इस बारे में बात कर रहे हैं। यहां पे तो हमें और रियलिस्ट होना पड़ेगा कि यूएस के अगर आप खिलाफ खड़े हुए हैं, आपकी सरकार गिरेगी ही गिरेगी। यूएस के पास आज के समय में इतनी इकोनॉमिक ताकत है, इतनी मिलिट्री ताकत है, इतना उनके पास इन्फ्लुएंस है वर्ल्ड ओवर में, विद देयर सोशल मीडिया, विद टेक्नोलॉजी, विद एवरीथिंग, कि वो जहां पे भी तख्ता पलट करवाना चाहें वो करवा सकते हैं। तो यूएस के साथ तो आप खराब रिलेशन भारत में करा सकते क्या दहिया साहब? आपको लगता है भारत जैसे मुल्क में या बड़े बड़े देशों में कर सकते हैं नागेश ऐसा? जी, हमारे देश में तो बहुत पहले से ये उनकी पूरी फिराक में रहे हैं, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे भाजपा की सरकार रही हो, कि इंस्टेबिलिटी हमारे देश में करवाई जाए। लेकिन हमारा जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, जो हमारी सोसाइटी है, वो इतनी स्ट्रांग है कि वो इन चीजों में पड़ती नहीं। आप ये देखिए, पूरा इंडियन सबकॉन्टिनेंट में एक स्टेबल देश है, वो है भारत। जी। ये हमारे पक्ष और विपक्ष दोनों को इसका श्रेय जाता है कि हमारे देश में वो आज तक इंस्टेबिलिटी हुई नहीं है। आप 1971 के टाइम पे देख लीजिए, तब भी प्रयास हुआ था। आप अभी रिसेंट के इवेंट्स देख लीजिए, ये जो जेंजी प्रोटेस्ट की बात हो रही है, कितना सारा प्रोपोगेंडा चल रहा है, अभी भी प्रयास हुआ है, पहले की सरकारों में भी प्रयास हुआ है कि भारत जैसे देश में जो ग्रोइंग इकोनॉमिक पावर है, जो फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी आज बन चुका है और कल को इनको टक्कर देगा इकोनॉमिक फ्रंट पे, तो वो बिल्कुल बड़े देश चाहेंगे, चाहे चाइना हो गया, चाहे यूएस हो गया, कि भारत में थोड़ी इंस्टेबिलिटी आए ताकि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ इंजन को स्लो कर दिया जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारे देशवासी इतने बेवकूफ हैं कि इस प्रोपोगेंडा में पड़ेंगे। बहुत छोटा एक तबका है जो उसके शय में खेल जाता है, लेकिन जो बड़ा तबका है, जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है हमारे देश की, वो उस प्रोपेगेंडा में नहीं पड़ती है। देशभक्त लोग हैं हमारे यहाँ पे, तो कोई नहीं चाहेगा सरकार किसी की भी रहे, बस इंस्टेबिलिटी नहीं आनी चाहिए। और देश गैया डेमोक्रेटिक जी, प्रोसेस से चले। यही सवाल जो अब जिसका जवाब भी आप दे रहे थे, यही सवाल इसी शो में हमने कुछ दिनों पहले देवनाथ सर से पूछा था, तो उन्होंने भी यही जवाब दिया था कि हमारे यहाँ इतनी ज्यादा विविधता है
कि आप किसी एक पक्ष को, एक दल को मना लेंगे, लेकिन बाकी दलों को कैसे अपने साथ रखेंगे? लेकिन तूर साहब से थोड़ा इसका जवाब लेना बिल्कुल। चाहिए, उनको CIA, मोसाद, रॉ सबके बारे में काफी जानकारी है। तो तूर साहब थोड़ा बताइए कैसे तख्ता पलट होता है, और भारत के बारे में थोड़ा, भारत के कॉन्टेक्स्ट में भी बताइए। देखिए, उन मुल्कों में इज मोर प्रोबेबल, वहां पे ज्यादा संभावना होती है जहां पे एक ही मजहब हो, एक ही रिलीजन हो, जी ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है कि आप मैसेज को कन्विंस करना तो थोड़ा आसान होता है, क्योंकि सबका वे ऑफ थिंकिंग और फेथ एक ही है। अब इंडिया का क्या है कि इट इज, हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विभिन्नता में हमारी शक्ति है। जी तो अगर कोई एक वर्ग कुछ उटपटांग हरकत करने की सोच भी रहा है, तो उसकी सोचने की स्टेज जब शुरू होती है तब तक चार वर्ग वाले कुछ भी करके बता देते और वो पकड़े जाते। जी तो कि मैं को कि मतलब फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पब्लिक मैं बताना चाह रहा हूं कि जी हमारे में विभिन्नता है, ये हमारा एक औजार है, ये हमारा सीक्रेट वेपन है। और जब भी किसी भी मुल्क ने कुछ भी यहाँ पे हमारे आपस में फूट डालने की कोशिश की है, प्रॉब्लम डालने की कोशिश की है, तो मतलब हमने इकट्ठे डट के लड़ाई की है जी और हमने इनका सामना किया है। और मैं दोबारा बता रहा हूं सबको कि जब पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मिसाइलें दाग रहे थे, वो मिसाइल ये नहीं पूछ के कि मतलब वो तो इंटरसेप्ट हो गई, पर अगर वो गिरती तो वो ये नहीं पूछ के गिरती कि भाई तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो एक ही चीज लेके गिरेगी कि ये हिंदुस्तानी है, इसे मारो। जी जी तो मेजर साहब, हम इजराइल का जो है ओहदा वो हमारा है। वी हैव टू बी सेल्फ रिलायंट, सेल्फ डिपेंडेंट, एंड जो जिस तरीके से मिलिट्री ट्रेनिंग हो रही है अब अग्निवीर इज नीड ऑफ द आवर, क्योंकि मैं ड्रोन की फ्लाइंग में ट्रेनिंग देता हूं स्पेशल फोर्सेस वालों को, जी और मैं आपको बता रहा हूं 90% जो यंगस्टर्स हैं वो अग्निवीर ही हैं, जो ये टेक्नोलॉजी को समझते हैं, परखना आता है उन्हें, और वो अच्छे से ड्रोन्स को कंट्रोल करना उनके नेचुरल इंस्टिंक्ट में है। क्योंकि ये 90s की जो बाई बर्थ जो 90s के किड्स हैं, जी इनका टेक्नोलॉजी के साथ मेल मिलाप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, दे आर अवेयर ऑफ दिस। तो ये हमारे लिए आने वाले समय में वी ऑलरेडी हैव अ डिसेंट फोर्स ऑफ UAV पायलट्स, और भी ज्यादा बढ़ेगा। एनसीसी मेजर साहब, कर रहे फॉर UAV अभी पायलटिंग। आप ड्रोन्स की बात कर रहे थे, उससे पहले आपने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया था। जब पहलगाम वाला हमला हुआ था, उसके बाद ऐसा लगा कि अब भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष हो सकता है सैन्य। तो उस दौरान क्या खबरें आई थी ऐसी कि तुर्की ने मदद की थी पाकिस्तान की ड्रोन्स पहुंचाने में और भी बाकी चीजें, वहां पाकिस्तान में उसके कई सारे जहाज आए हुए थे। ऐसी कोई खबर आपके पास भी है कि जैसे, और तुर्की को लेकर भी हम बात करते कुछ देर पहले, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं कि जिस श्रेणी में हम पाकिस्तान को रखते हैं देश के तौर पर, क्या उसी श्रेणी में हमें अब तुर्की को भी रखना शुरू कर देना चाहिए? देखिए, मैं तो पहली चीज तो ये बोलूंगा कि आई हैड द इंफॉर्मेशन, आई कैन नॉट टेल ऑन टीवी, एंड वैसे भी नहीं बता सकता, बट यस, इतना मैं जरूर बोलूंगा कि 26 अप्रैल को, 22 अप्रैल को हमला हुआ था। 26 अप्रैल को चाइना से एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट गया और लगभग 1 लाख की तादाद में ये FPV ड्रोन्स पाकिस्तान को पहुंचाए गए। हमें ये इंफॉर्मेशन उपलब्ध हुई, उसके बाद हमने जो जैमिंग, एंटी जैमिंग, स्पूफिंग और जो काउंटर मेजर्स, सैटेलाइट अपलिंक को हैक करना और ब्लॉक करना, वो सारे मेजर्स हमने फिर इन प्लेस लाए। देयर वर अदर फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज जिन्होंने हमारी हेल्प की। इट विल नॉट बी करेक्ट इफ आई नेम देम। तो हमारी उनसे बहुत ही ज्यादा अच्छी असिस्टेंस रही हमको, और जो सटीकता, जो प्रिसीजन के साथ हमने वार किया, बहुत इंपॉर्टेंट था। और मैं एक चीज बताना चाहूंगा
तुर्की के लिए पाकिस्तान आज की तारीख में कैश काउ है। उसका जो पूरा ड्रोन का जो वेपन सिस्टम है, वो पाकिस्तान 2020 में कोविड के दौरान वो अपने ट्रेनिंग्स और ब्रिगेड्स को तैयार कर रहा था टर्की में भेज के, ऑन अ मॉडल कॉल्ड अकिंसी। अकिंसी उनका फिक्स्ड विंग यूएवी है, जिसका एक तरफा रेंज 7,500 किलोमीटर है ओके और उसकी हाइट है 25 से 30 किलोमीटर, जो कि हमारे आकाश तीर ने इनके अकिंसी ड्रोन्स को मार गिराया, जिसकी वजह से पाकिस्तान सदमे में था कि देवर थिंकिंग कि ये दिल्ली तक पहुंच सकेंगे ड्रोन के साथ, पर जो आकाश तीर हमारी जो मिसाइल्स हैं जी। उन्होंने सिस्टम्स को इंटरसेप्ट करके लेकिन एक नष्ट ड्रोन नाबूद सर, कर एक दिया। ड्रोन दूर साहब सिरसा तक भी पहुंचा था शायद। हाँ जी, एक ड्रोन सिरसा तक पहुंच गया था पाकिस्तान का जब ये वॉर हुई थी। सिरसा तक मिसाइल पहुंची थी, सिरसा तक इनकी मिसाइल का टुकड़ा गिरा था वहां पर। एक मिसाइल पहुंची थी जो इंटरसेप्ट कर दी गई थी। देखिए, ये जो लड़ाई हुई है इसमें जैमिंग इतनी ज्यादा थी, इसमें स्पूफिंग इतनी ज्यादा थी कि उनकी जो भी मिसाइल उस जोन में आ रही थी उसका खुद का जीपीएस ब्लैकआउट हो जा रहा था, जी। उसे सिग्नल ही नहीं मिल रहे थे, और वो अपना राख होके जो PL-15 हमने होशियारपुर में बरामद की है, उन्होंने अपना रास्ता खो बैठी थी। दे हैड लॉस्ट देयर पाथ टू द टारगेट, और वो लास्ट तक गई जब तक उनका ईंधन पूरा कंज्यूम हो गया और वो जमीन पे होशियारपुर में आके गिरी है। होशियारपुर पे कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन है ही नहीं, और जी, जब जी, ये जी। मिसाइल को बरामद किया तो देखा कि इनका ईंधन खत्म हो चुका था, बर्नआउट हो चुका था, और फिर जब इनके सॉफ्टवेयर सिस्टम्स में हमने जाके R&D किया, रिवर्स इंजीनियरिंग की, चेक किया, तो वी रियलाइज्ड कि ये बॉर्डर पार करने के कुछ मिनटों बाद इनका जीपीएस डिसेबल हो चुका था। देख जी। मेजर साहब, एक आखिरी सवाल लेंगे आपसे, ईरान पर लौटते हैं जो हमारा मुख्य विषय था बातचीत की शुरुआत से ही। अभी आपके पास जो भी जानकारी है उस आधार पर आप ये बता सकते हैं कि अगर हमला होगा अमेरिका की ओर से, इजराइल की ओर से ईरान पर, तो वो कब तक हो सकता है? देखिए, ये जो जंगी बेड़ा जो इन्होंने फ्लीट पूरी है ना, विद न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर एब्राहम लिंकन, और भी है इनके 2 ग्रुप्स आई हैं वहां पे, तो देखिए इन्होंने पहली करोड़ों मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्होंने पहले खर्च चुके हैं अभी जी। तक, और ये और भी ज्यादा मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्होंने खर्चे हैं बहरीन, कतर और ये सारे एयरबेसेस को खाली करने के लिए, ठीक है, और इन्हें सुरक्षित जगहों पे अपने ट्रूप्स को पहुंचा दिया गया। फिर हम एक ध्यान दें, जो अमेरिकन ट्रेजरी के जो सेक्रेटरी हैं, ही हैज विजिटेड तुर्कमेनिस्तान एंड पाकिस्तान एंड इंडिया ऑल्सो। तो मैं जहां तक अनुमान लगा सकता हूं, अर्लियर बट नॉट लेटर देन 1 वीक, 1 हफ्ते के अंदर अंदर या उससे पहले हमला होना चाहिए। और यदि ये जितना डिले करेंगे तो जाहिर सी बात है, चाइना से फ्लाइटें रोज आ रही हैं, जी। वो आती रहेंगी, रूस से फ्लाइटें आती रहेंगी, वो हथियारों से लैस होते रहेंगे, उनकी भी तैयारी उतनी बेहतर होती रहेगी जैसे टाइम बीतेगा। तो अगर डिसाइसिव विक्ट्री चाहिए और डिस्ट्रक्शन पहुंचानी है ईरानियन मिलिट्री एसेट्स को, तो जल्द से जल्द रात के अंधेरे में इनके एसेट्स को इन पे वार करना पड़ेगा। पर इनके पास अब एक अनआइडेंटिफाइड लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म आ गए हैं। बेसिकली अनआइडेंटिफाइड लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म होते हैं कि रेलवे गाड़ी का डब्बा या फिर ट्रक पे, फ्लैट बेड ट्रक के ऊपर कंटेनर, तो ये जी। कंटेनर बेस्ड जो मिसाइल सिस्टम्स आ चुके हैं चाइना से ईरान के पास, ये बहुत बड़ा रिस्क है फॉर एनी एयर ऑपरेशन विद एयरक्राफ्ट ऑफ यूएस और इजराइल और फ्रांस और लेकिन यूके। एक प्रॉब्लम उनके साथ ये भी है कि कोई बेसिस देने के लिए तैयार नहीं हो रहा कि आप हमारा रनवे यूज करेंगे अटैक करने के लिए, चाहे सऊदी हो, यूएई हो। देखिए, बोलने में क्या जा रहा है,
डिप्लोमेटिकली सब अच्छा बनना चाहते हैं, पर ऑन जी, ग्राउंड जी, किसी जी। ने देखा? जी। ऑन ग्राउंड कोई वीडियोग्राफी हुई? लेकिन अगर अटैक होगा तो On पता तो चल ground- जाएगा। देखें, ये जो चीजें होती है ना, ये रात के अंधेरे में ट्रांसपोर्ट होते हैं ट्रूप्स, दिन में कोई मूवमेंट नहीं हो रही है इनकी। जितना भी फ्लाइट रेडार 24 पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है पब्लिक डोमेन में, ऑल मिलिट्री फ्लाइट्स आर टेकिंग प्लेस एट नाइट। डे टाइम में कोई उड़ ही नहीं रहा है। मेजर साहब, अगर और साफ शब्दों में पूछा जाए, अमेरिका व्हाइट हाउस की ओर से कुछ भी अगर सऊदी अरब या यूएई को कुछ कहा जाए, आदेश दिया जाए, करने को कहा जाए, क्या इन लोगों के पास अभी इतना वो कह लें ताकत या जो भी इनके पास आत्मविश्वास वो है कि मना कर सके सीधे तौर पर वो व्हाइट हाउस को, नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे? देखिए, मैं एक चीज बहुत क्लियर कर दूं, खाड़ी देशों के मुल्कों को पता है कि उनके पास 100 साल तक का तेल है या 50 साल तक का लगा ले। अभी हम दूसरे विकल्प जैसे कि ईवी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी के ऊपर हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं, और ग्रीन एनर्जी, हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स। तो खाड़ी मुल्कों को पता है कि ऑयल की डिमांड सडनली खत्म होने वाली है, तो वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं एआई के लिए, वो अपनी ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप कर रहे हैं। सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी फंडिंग यूएस में किसकी है? कतर की। तो कतरी स्टूडेंट्स मैक्सिमम अमाउंट में जा रहे हैं टू फॉर लर्निंग टेक्नोलॉजी, लैंग्वेज, कोडिंग। तो वो अपने ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये रॉ मटेरियल खत्म होने वाला है। उन्हें अपनी फूड की सिक्योरिटी को सिक्योर करने के लिए इंडिया की तरफ रुख करना पड़ेगा उनको। तो देखिए, आने वाला समय बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, और हिंदुस्तान के लिए सबसे अक्लमंदी की बात यह होगी कि वी बिहेव इन अ वेरी मैच्योर मैनर। हम किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को ना इनकरेज करें, और जितना हो सके तो कॉन्फ्लिक्ट को एज पर डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस इसे कंप्लीट करें। और बिल्कुल मेजर साहब, क्योंकि लोग मौका ढूंढ रहे हैं लड़ाई का। मेरे साथ समय की कमी है। आपने बाकी दोनों मेहमानों से भी एक आखिरी टिप्पणी ले लेते हैं इस बातचीत की। सिरोही सर, आपके पास आना चाहूंगा। अभी ड्रोन्स की बात हो रही थी। बहुत सारे हमारे सैन्य अधिकारी, जो बड़े सैन्य अधिकारी हैं, वो भी समय समय पर ये कहते रहे हैं कि भविष्य ऐसा होने वाला है कि सीधे सैनिकों का टकराव हो सकता है, ना हो, उनकी जगह पर ड्रोन्स की लड़ाई हो, एक दूसरे की सीमा के अंदर भेजा जाए, या आगे चल के भविष्य में रोबोट्स आ जाएं, वो भी इन सब चीजों के काम में आ जाएं। क्या हम उस दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं? हम ड्रोन्स पर अच्छे से काम कर रहे हैं जो भविष्य में हमारे लिए सुरक्षा का काम कर सकें? बिल्कुल वैभव जी, इसमें कोई दो राय नहीं। ऑपरेशन सिंदूर में हमने ये कह दिखाया है, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो हमने लेसन लर्न किए हैं, उससे अब साफ जाहिर है कि आजकल की लड़ाई वो लड़ाई नहीं है कि इन्फेंट्री लड़ रही है, टैंक लड़ रहे हैं। आजकल की लड़ाई ऐसी है कि आपको बॉर्डर पार करने की जरूरत नहीं, बिना बॉर्डर पार करे ही आप दुश्मन को बर्बाद कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि इजराइल और ईरान का कोई बॉर्डर नहीं लगता, लेकिन एक दूसरे के ऊपर हमले होते हैं और एक दूसरे को बर्बाद किया जाता है। जी दहिया जी, आपका इस विषय पर क्या कहना है? देखिए वैभव जी, एक तो मैं बीच में कुछ बात कहना चाह रहा था जब मेजर साहब बिल्कुल, बोल रहे आप थे। बात कह सकते हैं सर। तो देखिए, आपने बात करी कि हमारे देश में स्टेबिलिटी क्यों है। उसका एक बड़ा श्रेय जाता है कि हमारे यहाँ पे एक देशभक्त और प्रोफेशनल आर्मी है। अगर आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट को देखें, जो बाकी कंट्रीज हैं वहां पे जो तख्ते पलट हुए हैं या कोई भी वो रहा है, वो इसलिए हुआ क्योंकि वहां पे आर्मी का उनके एडमिनिस्ट्रेशन में, नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत दखल होता था। हमारी एक लौती आर्मी है जो बिल्कुल प्रोफेशनल रहती है, जो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होती और अपने आप को जो पॉलिटिक्स है उससे दूर रखती है। तो ये श्रेय मेरे देश के जितने भी हमारे फौजी भाई हैं, जो हमारे ऑफिसर्स हैं, उनको जाता है, हमारी तीनों आर्म फोर्सेस को जाता है कि हमारा देश स्टेबल है। पाकिस्तान में आप देख लीजिए, बांग्लादेश में आप देख लीजिए, इंस्टेबिलिटी का सबसे बड़ा कारण उनकी मिलिट्री रही है। फिर बात रही ईरान का जो मसला चल रहा है उसकी, उस पे मेरी राय ये है कि हमें ये ना देखे कि कौन सही है कौन गलत है। हमारा एज अ कंट्री ये फोकस होना चाहिए कि हम अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट किस तरीके से क्या कहते हैं प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और किस तरीके से हम अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को परस्यू कर सकते हैं। तो हमारा फोकस उस पर रहना चाहिए कि ईरान की जो भी सिचुएशन होती है, क्योंकि तीनों जगह जो त्रिकोण बना हुआ है, इसमें हमारे दोस्त हैं। इजराइल
हमारा बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। इजराइल से हमें बहुत टेक्नोलॉजी में मदद मिलती है, हमें क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन में मदद मिलती है। यूएस हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म पार्टनर है जिसको हम बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते। ईरान के साथ हमारे रिश्ते पॉजिटिव हैं, कोई नेगेटिविटी नहीं है। तो हमें यहाँ पे सही गलत में ज्यादा ना पड़ के एज अ कंट्री हम डिस्कस कर सकते हैं डेफिनेटली, लेकिन एज अ गवर्नमेंट हमारा ये फोकस होना चाहिए कि हम अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट किस तरीके से परस्यू करें। और फिर बात रही कि हमला कब तक होगा, कर्नल साहब और मेजर साहब उसको बेहतर बता पाएंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं 15-20 दिन में, महीने में हमला होने वाला है, जिस हिसाब से पूरा मिलिट्री बिल्डअप किया जा रहा है। और ये डिले क्यों हो रहा है? ये डिले मेरा ये मानना है कि ट्रंप सोच रहे थे कि जो वहां पे डोमेस्टिक अनरेस्ट हो रखा था कि कोई सिविल वॉर की सिचुएशन हो जाए, पहला वो। दूसरा जो मेरे को रीजन लगता है कि ट्रंप को भी तो जस्टिफिकेशन चाहिए अपने डोमेस्टिक वोटर्स को बताने का कि भाई मैं तो ये कहता था कि मैं तो जंग रुकवाने आया हूं, मैं मिडिल ईस्ट को स्टेबलाइज कर दूंगा, तो मैं वो जंग क्यों कर रहा हूं? तो वो बिल्डअप होने दे रहे हैं ताकि ग्लोबली यूएस और डोमेस्टिकली ट्रंप उसको जस्टिफाई कर सके कि इस रीजन से हमने ईरान पे हमला किया है, कि ईरान अपने प्रोटेस्टर्स पे इस तरीके से क्रैकडाउन कर रहा था और इस रीजन से हमें ये हमला करना पड़ा, जबकि हम कहते रहे हैं कि हम तो ग्लोबल ऑर्डर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, स्टेबलाइज करना चाहते हैं, और ट्रंप सारी दुनिया में वॉर्स रुकवाना चाहते हैं। बिल्कुल दहिया जी, मेजर साहब, कर्नल सिरोही सर और दहिया जी, आप तीनों का बहुत धन्यवाद ऑन इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। और ईरान के अभी मौजूदा जैसे हालात हैं और उसके अमेरिका के साथ जैसे रिश्ते बिगड़ रहे हैं, जो कि पहले से बिगड़े हुए हैं, लेकिन दिन प्रतिदिन और भी तनाव बढ़ता जा रहा है, उसको आधार मानते हुए और विशेषज्ञों को सुनने के बाद हम भी ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि जल्द ही अमेरिका और ईरान किसी सैन्य संघर्ष की ओर आगे बढ़ें और कोई हमला भी देखा जा सकता है, उसकी भी संभावना है। तो फिलहाल तक की जितनी भी अपडेट्स थी वो हमने आपको आज के शो में बता दी है, और जो भी नई जानकारी आएगी वो आपको वन इंडिया पर मिलती रहेगी। और फिलहाल के लिए इतना ही। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.